नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत और आप जुड़े हुए हैं हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर से। और आज हमारे मेहमान हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बर्न कॉस्मेटिक एवं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर गुरु भूषण। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर गुरु भूषण पिछले 18 वर्षों से बर्न कॉस्मेटिक एवं प्लास्टिक सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है, और किसी भी सर्जरी का नाम प्लास्टिक से जुड़ा हुआ होना अपने आप में एक इंटरेस्टिंग होता है, तो इस प्लास्टिक शब्द क्यों जोड़ा गया इसमें? एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी, जो प्लास्टिक शब्द है वो ग्रीक शब्द है प्लास्टिकोस, उससे आया है। प्लास्टिकोस का मतलब किसी चीज़ का शेप या उसका शेप को बदलना। तो प्लास्टिक सर्जरी में हम लोगों के शेप्स को चेंज करते हैं, उनके चेहरे का शेप को चेंज करते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स के शेप्स को चेंज करते हैं, इसीलिए उसका नाम प्लास्टिक सर्जरी आया है। लोगों को लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी है मतलब कहीं प्लास्टिक का यूज़ हो रहा होगा, पर ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। मेजॉरिटी केसेस में हम इंसान के अपने शरीर के जो मांसपेशियां हैं उसी को लेकर उनका शेप बदलकर उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत रेयर केसेस में हमें कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम यूज़ करके उसको इम्प्रूव करें। प्लास्टिक सर्जरी में किस किस तरह की सर्जरी आ रही है? आप कह रहे कि आप शेप चेंज करते हैं, तो किस तरह की सर्जरी यहाँ पे होती है और किनको ये सर्जरी करानी चाहिए? एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी जो आम इंसान के लिए वो कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ सिमिलर मानते हैं। मतलब किसी के आप बोलिए प्लास्टिक सर्जरी मतलब वो सोचता है कि इसमें सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरीज आती है, जबकि ये सही नहीं है। हमारा मेजॉरिटी काम जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी के अलावा दूसरे बहुत सारा काम रहता है। सारे बर्न्स की सर्जरी हुई, जब चोट वगैरह लगती है, मांसपेशियां फट जाते हैं, मांसपेशियां कहीं और से लेकर जोड़ना, वो हमारा काम रहता है। नस वगैरह हाथ के कट जाते हैं तो उसको जोड़ना, जो माइक्रो सर्जरी होती है, वो प्लास्टिक सर्जन्स का काम रहता है। बहुत सारे कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़, मतलब जो जन्मजात विकृतियाँ होती हैं, जैसे कटे होंठ हुए या फिर किसी के हाथ वगैरह उंगलियां जुड़ी रहती हैं या हाथ की उंगलियां बनी नहीं होती, उन सब की सर्जरीज भी प्लास्टिक सर्जरी में आती हैं। इसके अलावा चेहरे के फ्रैक्चर हुए, बेड सोर्स हुआ जिसमें घाव भरते नहीं है, तो वो सारा काम प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। तो कई तरह के ऐसे स्पॉट होते हैं शरीर पे, चेहरे पे, भले वो कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन वही दाग या धब्बा जो है जन्मजात होता है, धीरे धीरे वो भी बढ़ता है। कई लोगों की अगर हम बात करें तो तालू जो होते हैं अंदर, वहाँ पे वो होल वगैरह होते हैं, वो सही से बने हुए नहीं होते। तो क्या वहाँ पे भी प्लास्टिक सर्जरी सक्सेस है? और क्या फिर उनका बोलने का कहें या वो जो दाग है वो फिर से नहीं बढ़ेगा, तो वो क्या सक्सेस उसमें रहती है, सर्जरी है? तालू का जहाँ तक है वो हम रेगुलरली करते हैं, और यदि हम सही एज पे करें, मतलब बच्चा 1 साल पे बोलना शुरू करता है, 1 से 1.5 साल के बीच में, तो हमारा एम रहता है कि उसके बोलने शुरू करने से पहले हम ऑपरेशन कर दें। यदि बच्चा हमारे पास 1 साल तक आ जाता है तो उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। पर कई बार क्या होते हैं, पेरेंट्स शुरू में ध्यान नहीं देते, फिर बाद में बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 8-10 साल का होता है, तब उसमें स्पीच लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना बच्चे का वो एज चला गया होता है स्पीच लाने का। और जहाँ तक दाग धब्बे का है, हाँ, मतलब काफ़ी सारे दाग धब्बे ऐसे होते हैं जो लेज़र से पूरे हट जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें कहीं और से चमड़ी लेकर लगानी पड़ती है, तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, पर हल्का फुल्का निशान रह सकता है। तो वो जब हम पहली बार देखते हैं, उनको सारे लोगों को बताते हैं कि आप इस टाइप का रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में आपने बताया, हर किसी की भी इच्छा होती है कि वो ज़्यादा खूबसूरत दिखे, अच्छा लुकिंग हो उसकी, तो किन लोगों को ये करानी चाहिए? और अगर किसी ने ये सर्जरी कराई है तो उसको क्या अपने प्रिकॉशंस जो है वो रखने होते हैं, या वो नॉर्मल जो आम आदमी है उसी तरह से अपना जीवन जी सकता है? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक इंसान को, जिसको अपने किसी शरीर के भाग को इम्प्रूव करना है, वो कॉस्मेटिक सर्जरी करा सकता है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक धारणा होती है कि किसी का, मान लीजिए, नाक मोटा है या किसी का मतलब चेहरा थोड़ा अच्छा नहीं है, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल्स को कम करता है।
तो यदि हम वो सर्जरी करते हैं तो एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। तो देखा गया है, स्टडीज़ किया गया है कि जो लोग अपने कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं उनके कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा बढ़ जाता है कि वो आगे चल के अपने करियर में, अपने दूसरे जगह में भी और अच्छा करते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी एक ऑप्शनल सर्जरी है, पर हर कोई करा सकता है और उसके बाद ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो प्रिकॉशंस दूसरे सर्जरी के बाद लेने होते हैं हम तो ज़्यादातर केसेस में वो भी अलाउ कर देते हैं। जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी के 24 घंटे बाद आप पानी डाल सकते हैं टाँकों पे, आप नहा सकते हैं, साबुन वगैरह लगा सकते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद बहुत जल्दी ही लोग अपना नॉर्मल लाइफ इन फ्यूचर इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आते हैं या फ्यूचर में ऐसा नॉर्मली ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बट हाँ ये एक सर्जरी है, उसको सर्जरी में थोड़ा बहुत रिस्क हर चीज़ में रहता है। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं तो नॉर्मली कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग करते वक्त कोई रिस्क नहीं है। वैसे ही सर्जरी है, पर हम सारे प्रिकॉशंस लेकर चलते हैं। मेन जो हमें रिस्क इन्फेक्शन का रहता है, हमारी कोशिश रहती है कि इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन होने से निशान भी ख़राब होते हैं और दूसरे रिज़ल्ट आपका अच्छा नहीं आता। दोस्तों आपने कहा था बर्न को भी प्लास्टिक सर्जरी होती है, लेकिन अगर कोई जल गया है तो ग्रामीण इलाकों में इस अक्सर हॉस्पिटल में आने का भी समय लगता है। तो अगर कोई ज़्यादा जल गया है, ज़्यादा बर्न हो गया है, तो किस तरह से प्राथमिक उपचार वहाँ पे किया जाना चाहिए ताकि उसको हॉस्पिटल लाने तक वो सर्वाइव कर पाए और बचने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है? देखिए, मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब भी कोई जल जाता है, भले ही वो आग से हो, भले ही वो कुछ गर्म पानी या गर्म तेल वेल से हो, सबसे पहले उस एरिया को ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस पर यदि बर्फ़ अवेलेबल है तो बर्फ़ लगाइए, नहीं तो ठंडा पानी डालिए। जितनी जल्दी उस एरिया को हम ठंडा करेंगे वो हीट उतना कम नुकसान हमारे शरीर में करता है। लोग उस पर अलग अलग टाइप के लेप लगाते हैं, कोई टूथपेस्ट लगाता है, कोई कीचड़ वगैरह लेकर लगाता है, पर बेस्ट है कि आप सिर्फ ठंडा पानी या आइस लगाइए। जितनी जल्दी उसके टेम्परेचर को आप कम करेंगे उतना कम आपका शरीर में नुकसान होगा और उतनी जल्दी आप ठीक होंगे। तो एक बार ये करके फिर आप अपने जो नियरेस्ट आपके जो भी सर्जन हैं या प्लास्टिक सर्जन हैं उनके पास जाएंगे तो वो बाकी का आपका ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। बर्न के बाद में जो काफ़ी सारे अलग अलग तरह के निशान हो जाते हैं, क्या उस पर उन निशान को पूरी तरह से प्लास्टिक सर्जरी से हटाया जा सकता है? काफ़ी हद तक उनको हटाया जा सकता है, काफ़ी हद तक हटाया जा सकता है। आजकल कई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिससे लगभग वो निशान ना के बराबर रह जाते हैं। और जैसे कई बार ऐसा होता है बर्न के बाद हाथ पैर चिपक जाते हैं, काम नहीं करते, तो वो सब भी हम रेगुलरली सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे, एक पेशेंट था जिसका पूरी तरह से हाथ कट गया था, उसका भी हाथ जोड़ा गया। तो ऐसे कोई मरीज हो जिनका हाथ कट गया या पैर कट गया है, कितने समय में वो यहाँ पर पहुँच जाए तो वो जुड़ने की संभावनाएं जो है वो रहती है, और क्या और विशेष ध्यान रखना चाहिए जो स्पॉट पे लोग हैं उनको? देखिए, जो विशेष ध्यान उनको रखना चाहिए, वो जो भी हाथ कट गया हो या पैर कट गया हो उसको बर्फ़ के अंदर रख के लाएं। उस चीज़ को एक या तो कपड़े में या किसी पॉलीथीन में रख के फिर उसके चारों तरफ बर्फ़ रख के फिर उसको लेकर आएँ। उसको थोड़ा ठंडा रख के लाना। और यूजुअली यदि 6 घंटे के अंदर वो हाथ जुड़ जाता है तो उसके रिज़ल्ट्स अच्छे होते हैं। उसके बाद यदि हम जितना लेट करते हैं तो रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता। तो नॉर्मली 6 घंटे अच्छा टाइम होता है। यदि आप 3-4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल आ जाते हैं तो 6 घंटे के अंदर पॉसिबल रहता है। अगर PMCH की बात करें तो किस तरह से हमने इस पूरे विभाग को जो है वो डेवलप कर रखा है, किस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पर है ताकि यहाँ आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार मिल पाए? नहीं, लगभग प्लास्टिक सर्जरी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। हर टाइप की सर्जरीज़ हो रही है। हमारी प्लास्टिक सर्जरी की पूरी डिपार्टमेंट अलग से है, डेडिकेटेड स्टाफ है, डेडिकेटेड डॉक्टर्स जो जूनियर डॉक्टर्स वगैरह सब कुछ हैं। तो लगभग प्लास्टिक सर्जरी के हर टाइप की सर्जरीज़ हमारे यहाँ पे हो रही है, भले ही वो बर्न्स हो और दूसरे एंड में कॉस्मेटिक सर्जरी हो, पूरा रेंज सर्जरीज़ का हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने का। थैंक यू। तो आप थे डॉक्टर गुरु भुवन,
जिनसे हमने बात की कि अगर कोई जल जाए तो उसको प्राथमिक रूप से क्या उपचार देना चाहिए, कैसे उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। साथ ही प्लास्टिक सर्जरी को लेकर कई सारी अहम जानकारियाँ इन्होंने दी कि किस बीमारी में क्या किस तरह से प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी दी। हेलो डॉक्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र चौधरी से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ अब जुड़े हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र चौधरी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल चेंज हुई है, लोगों के काम करने का तरीका चेंज हुआ है, बच्चे भी कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल आई स्ट्रेन और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ये दो तरह की मतलब ये बीमारी है, ये क्या चीज़ होती है ये? जी, जैसे आज हम देख रहे हैं कि आज हम पूरे दिन स्क्रीन के साथ जीते हैं। हमारा जैसे सुबह से लेकर रात तक मोबाइल, टीवी या फिर जैसे जो युवा वर्ग है जो कंप्यूटर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, उनमें ये बीमारी काफ़ी पाई जाती है। जैसे इसके लक्षण ये रहते हैं कि आँख में पानी आना, खुजली होना, सिर में काफ़ी तेज़ दर्द रहना, और जैसे बच्चे हैं आजकल जो स्टडीज़ हैं वो बच्चों की आईपैड पे होने लगी हैं, ऐप्स के द्वारा होने लगी हैं। तो बच्चे जैसे पलंग पे लेट के भी ये स्टडीज़ करते हैं, तो उनके पोस्चर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से
हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो बीमारी है ये ना केवल आँख, ये शरीर को भी नुकसान करती है, जिसमें खास आपका स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व रहता है। तो सर ये इनसे क्या सिर दर्द भी, क्योंकि अगर लगातार हम कोई स्क्रीन देख रहे हैं तो सिर दर्द की शिकायत भी होती है, और इसके क्या कोई ऐसा बचाव भी है जिससे इससे बचा जा सके, और अगर इसका उपचार नहीं समय पे कराएं तो क्या और विपरीत प्रभाव शरीर पे पड़ेंगे? जी जी, जैसा मैंने ये कहा कि डिजिटल आई सिंड्रोम, डिजिटल मीडिया में क्या रहता है, जो अक्सर होते हैं वो हमारे पिक्सल या डॉट से बने होते हैं, तो उस पर हमें बार बार फोकस और रीफोकस करना रहता है। अच्छा, दूसरा इसमें जो कॉन्ट्रास्ट होता है डिजिटल पे, जो हमारी किताबों में लिखा होता है उसकी बजाय कम रहता है। उसकी वजह से हम लोग आँख का झपकना काफ़ी कम करते हैं, उसको हम ब्लिंकिंग कहते हैं। यूजुअली हम ब्लिंकिंग 1 मिनट में 18 से 22 बार करते हैं, लेकिन जब हमारा कंसंट्रेशन और बार बार फोकस जब स्क्रीन पे जाता है तो हम मुश्किल से 7 से 8 बार उस पर ब्लिंक करते हैं। तो हमारी आँख में एक टीयर फिल्म होती है, तो वो सूख जाती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर सिम्टम्स आते हैं। तो इसके बचाव में सबसे पहला तो होता है कि हम स्क्रीन टाइम को कम करें, कम से कम 2 घंटे से कम करने का प्रयास करें। दूसरा कि जब अगर हम कोई स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी जो लाइट है कमरे में पर्याप्त मात्रा में रहे। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि लाइट वो स्क्रीन के ऊपर ना हो, या तो पीछे से हो या साइड से आ रही हो। दूसरा, जो एयर कंडीशंस रूम्स होते हैं उसमें कंटिन्यूस एयर कंडीशन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एयर कंडीशन से भी आपके आँखों में ये तकलीफ आती है और स्किन भी ड्राई होती है। तीसरा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल होता है जिसे हम 20-20-20 रूल कहते हैं। उसमें ये रहता है कि अगर आप कोई भी टीवी स्क्रीन या लैपटॉप या कंप्यूटर या जो आईटी प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उसमें सपोज आपका कोई जॉब ही ऐसा है जिसमें आपको लंबे समय तक कार्य करना है, तो आपको हर 20 मिनट बाद 20 फीट की दूर की चीज़ को 20 सेकंड के लिए देखना होता है। लेकिन ये इस चीज़ का ध्यान रहे कि हम वापस से वो कोई डिजिटल चीज़ को नहीं देख रहे हैं, हम वहीं जगह पे बैठ के कोई दूर की चीज़ को देख रहे हैं, ताकि उससे हमारी जो आइज़ हैं, जो आँखें हैं, वो रिलैक्स हो जाए और सिर का दर्द भी कम हो जाए। डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है, इसका उपचार क्या, अगर किसी को ये बीमारी हुई है तो किस तरह से ट्रीटमेंट उसको कराना चाहिए? जी, जैसे अभी मैंने कहा, एक तो हमें सबसे पहले 20-20-20 रूल का थोड़ा ध्यान रखें, उसको फॉलो करें। दूसरा, हमें एक पोस्चर का भी ध्यान रखना होता है। अगर आप सपोज़ कोई डिजिटल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो आप जैसे गर्दन में दर्द, आपके कंधों में, आपकी पीठ में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, तो उसमें हम ये ध्यान रखें कि स्क्रीन जो है वो हमारी आँख के लेवल से थोड़ा सा नीचे रहे, और उसके साथ आपका जैसे नेक, जो बैक है, आपकी पीठ है, वो पिलो हो तो आपका सपोर्ट रहता है। दूसरा, अगर आपकी नज़र कमज़ोर है और चश्मे की ज़रूरत है तो आप चश्मा पहनिए। उसमें भी अलग अलग वैरायटी के चश्मे आते हैं। अगर आपका बहुत लंबे समय तक कोई कार्य उस पर आप कर रहे हैं डिजिटल मीडिया पे, तो फिर आप एंटी ग्लेयर के चश्मे बनवा सकते हैं। आप ब्लू कटिंग वाले ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें जो ब्लू लाइट हमारी आंखों में जाती है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स, सारे लक्षण होते हैं, वो काफ़ी कम रहते हैं। दूसरा, हम बच्चों में ये प्रयास करें कि वो सोशल मीडिया पे कम और आउटडोर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। डॉक्टर साहब, अगर आँखों की बात करें तो मोतियाबिंद जो है एक बहुत बीमारी है, लगातार बढ़ती जा रही है जी। और किस तरह की ये बीमारी है, क्या एक ही तरह का मोतियाबिंद होता है या? जी, ये जो सबसे कॉमन होता है उसे हम सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। उसको सबसे कॉमन भाषा में हमारे कैटरेक्ट भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे कैमरा में लेंस होता है, उसी प्रकार हमारे आँख में भी लेंस होता है, लेकिन वो एकदम क्लियर होता है। जैसे कैमरा में लेंस होता है, वो क्लियर होने से हमारी उसमें फ़ोटो अच्छे से आती है। अब आँख का लेंस अगर क्लियर नहीं होगा, उसमें सफ़ेदी आ जाएगी, तो फिर वो आपकी जो नज़र है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, और उस सफ़ेदी को हम लोग सफ़ेद मोतियाबिंद या फिर कैटरेक्ट कहते हैं। और जिस प्रकार हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, उसी प्रकार बढ़ती उम्र के साथ में ये सफ़ेद मोतियाबिंद सभी को आना होता है। तो ये मोतियाबिंद की बीमारी होती क्यों है, क्या कारण क्या रहता है इसका होने का? मोतियाबिंद, जैसे मैंने कहा, सबसे कॉमन, सबसे सामान्य रूप से ये बुजुर्गों में पाया जाता है, जो उम्र के साथ धीमे धीमे ये बढ़ता है, जिसे हम लोग सिनाइल कैटरेक्ट या उम्र के साथ बढ़ने वाला मोतिया कहते हैं। कभी कभी हमारे आँखों पे चोट लगने की वजह से भी मोतिया होता है, जिसे हम ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। फिर किसी किसी प्रेगनेंसी में भी, जैसे कोई लेडीज़ हैं, उन्हें रुबेला जैसी बीमारी हो गई, हर्पीज़ हो गया, तो उसमें भी मोतियाबिंद बनता है।
और सबसे कॉमन बीमारी जो आज हम देख रहे हैं, सिस्टमिक बीमारी या मेटाबॉलिक बीमारी, जैसे डायबिटीज़ हो गया, या फिर किसी को कैल्शियम कम है, फॉस्फोरस ज़्यादा है, उसमें भी मोतियाबिंद पाया जाता है। और कुछ कुछ बच्चों में भी ये मोतियाबिंद पाया जाता है, जिसे हम लोग कंजेनाइटल कैटरेक्ट कहते हैं। ये डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है? क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही एक मात्र इलाज है, या कुछ सामान्य सावधानियां रख के या कुछ मेडिसिन लेके भी इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, मोतिया जैसे पहले न्यूट्रिशन पुराने ज़माने में काफ़ी अच्छा हुआ करता था और एडल्ट्रेशन बहुत काफ़ी कम था, तो वो काफ़ी डिलेड होता था। आज हमारे जो एडल्ट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, आज हमारे खान पान का न्यूट्रिशन भी काफ़ी कम हो गया, उससे भी मोतियाबिंद थोड़ा जल्दी बनने लगा है। और सफ़ेद मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो होता है उसमें लेंस को लेके लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा लेंस लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। उसका चयन का आधार क्या हो? क्या अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग लेंस होता है या नहीं, सामान्य लेंस ही सबको लगता है? जैसे आपने पहले वाले प्रश्न किया कि आपका इसका इलाज क्या है, तो वैसे देखा जाए तो इसका मात्र और मात्र साइंटिफिकली प्रूव्ड इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है। और आजकल अत्याधुनिक जो हमारे पास मशीनें हैं, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में आज हमारे पास काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं, और उसमें सबसे कॉमन प्रोसीजर होता है फेको इमल्सिफिकेशन। उससे हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, मोतिये को वहाँ से हटाते हैं और एक आर्टिफिशियल लेंस आँख के अंदर प्रत्यारोपण करते हैं, जिससे हमारा वो सफ़ेदी हट जाती है और हमें दिखने लगता है। अब जैसे आपने कहा कि इसका लेंसेज क्या होते हैं, ये देखिए, हम जो हमारी नज़र है वो हम 3 तरीके से देखते हैं। एक दूर की चीज़ को देखते हैं, जैसे हम लोग टीवी देख रहे हैं या फिर ड्राइव कर रहे हैं। दूसरा होती है हमारी बीच की नज़र, जिसमें हम लोग कंप्यूटर को देखते हैं या फिर बीच का कोई कार्य करते हैं, या जैसे हाउसवाइफ्स हैं, जो गृहिणियाँ हैं, जो किचन में या आपके घर के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। एक होता है पास का कार्य, जिसके अंदर आप जैसे किताबें पढ़ते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो हमारे 3 डिस्टेंस पे हमारी नज़र से देखते हैं। उसी हिसाब से हमारे लेंसेज आते हैं। जो सबसे कॉमन लेंस इस्तेमाल होता है उसे हम लोग मोनोफोकल लेंस कहते हैं। जैसा कि नाम है कि वो आपका मोनो मतलब कि एक, आपके दूर की नज़र को वो एकदम साफ कर देता है, और पास के लिए आपको 2.5 नंबर का चश्मा पहनना रहता है। ये मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में आज भारत में यही लेंस इस्तेमाल होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, एक तो सबसे कॉस्ट, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, सस्ते में बहुत अच्छा ऑपरेशन हो जाता है, और इसमें भी आपके भारतीय और इम्पोर्टेड लेंसेज अवेलेबल होते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि एक मल्टीफोकल लेंस होता है, जिसके अंदर आपके तीनों विज़न, आपका दूर का भी, आपका बीच का और पास का, तीनों विज़न आपके सही हो जाते हैं। अब ऐसे देखा जाए तो ये लेंस सबसे बेस्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें लेंस की जो डिज़ाइन होती है, इनमें क्या रिंग्स होते हैं। अब उस रिंग पे जब आपकी कोई लाइट गिरती है तो उसमें छल्ले बन जाते हैं, तो उसकी वजह से जो मरीज़ हैं उनको ऑपरेशन के बाद देखने में किसी किसी को दिक्कत आती है, और कभी कभी वो गहराई में भी दिक्कत आती है, गहराई भी चली जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है कॉन्ट्रास्ट होता है। जब आपके तीनों विज़न वाला लेंस की रिंग्स हैं तो वो अलग अलग डिस्टेंस पे रहती हैं, तो वो आपका कॉन्ट्रास्ट काफ़ी कम कर देती है, तो उससे पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत एकदम ब्राइटनेस नहीं है, काफ़ी धुंधलापन सा वैसा लग रहा है। तो इसलिए ये वाले जो लेंसेज हैं, ये कॉमनली हम लोग जो रिटायर्ड पर्सनल्स होते हैं, जो घर पे अपना रहना पसंद करते हैं, या हाउसवाइफ्स होते हैं जो घर का कार्य करते हैं, जिन्हें दूर का पास का काफ़ी बार काम करना रहता है, तो बार बार चश्मा बदलना और वो पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में हम लोग मल्टीफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा, एक अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया है उसको हम ईडॉफ कहते हैं, कि उसमें एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकल लेंस कहते हैं, जिसमें आपका दूर का भी अच्छा हो जाता है और बीच का अच्छा हो जाता है, और नियर के लिए जो पास का हम कार्य कर रहे हैं उसमें 80% तक हमें दिखता है। अगर आपको बहुत ही बारीक काम करना है, कोई अखबार पढ़ना है, तो फिर आपको पास का चश्मा पहनना रहता है। इसलिए मेजॉरिटी फिर भी भारत में आज मोनोफोकल लेंसेज का ही इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और उसके जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद किस तरह की सावधानी रखनी पड़ती है? क्या दोबारा भी मोतियाबिंद होने की कोई संभावना रहती है क्या? जी नहीं, एक बार जब आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देते हैं उसके बाद कभी भी मोतियाबिंद दोबारा नहीं आता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी किसी मरीज में हमारी भाषा में पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी कहते हैं, लेंस के पीछे एक पतली सी झिल्ली या चमड़ी आ जाती है, जिसकी संभावना अलग अलग लेंस की डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग रहती है।
अगर वो आ जाती है तो अपने पैसिफिक में भी काफ़ी अच्छी सुविधा है, उससे उस चमड़ी को हम लोग जला देते हैं और फिर वो वापस चमड़ी भी कभी वापस नहीं आती। इसलिए आप अगर एक बार ऑपरेशन करा लिया तो मोतियाबिंद ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं होता है। अब जहाँ तक सावधानी की बात है, सावधानी में हमें सबसे मेन तो ये रहता है कि आँख के अंदर हमारे धूल मिट्टी ना जाए, आँख में हमारे कोई गंदा पानी ना जाए, गंदा कपड़े का इस्तेमाल ना करें और आँख पे कोई चोट ना लगे। आप अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपको इन गंदगी का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और टाइम टू टाइम आपको ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना रहता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो आप थे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र चौधरी, जिन्होंने आँख के बारे में बताया, आँख की बीमारियों से बचाव के लिए बताया और साथ ही मोतियाबिंद बीमारी की जानकारी दी और उसके बाद में ऑपरेशन के बाद में किस तरह से सावधानी बरती जाए ताकि हमारी आँख जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। जुड़े रहिएगा हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर से, और अगले एपिसोड में हम फिर किसी चिकित्सक से रूबरू होंगे और बताएंगे कि आप अपने स्वास्थ्य को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं।